नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, भारत के इतिहास की कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के विषय में। और इसके दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है उत्तर वैदिक काल। हमने सबसे पहली कड़ी में वैदिक साहित्य को देखा था और उसके बाद में हमने ऋग्वैदिक काल के विषय में बात की थी। वैदिक साहित्य इस काल का एक सांस्कृतिक पक्ष है और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, या मैं ये कहूँ इन तीनों पार्ट्स में से अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई है तो वो यही पार्ट हमारा रह जाता है। यहाँ के लिटरेचर से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। जहाँ इतिहास की बात हो और यहाँ से प्रश्न न आए तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो इस पोर्शन को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में हमने ऋग्वैदिक काल के विषय में बात की थी, वो काल जिसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के विषय में, यानी ऋग्वेद के बाद में जो काल आता है। तो उत्तर वैदिक काल का सबसे पहले आपको टाइम पीरियड याद रखना है। वो टाइम पीरियड है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना है दोस्तों? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो टाइम माना जाता है उत्तर वैदिक काल का। वैदिक काल को दोस्तों हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल है और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या थी, उस समय की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से हुआ करती थी, कैसे वहां पर शासन चलता था, कौन कौन से देवताओं की पूजा होती थी, कौन कौन से रीति रिवाज थे, त्योहार थे, या फिर मैं कहूँ कि कौन से कपड़े पहना करते थे, किस प्रकार के वस्त्र थे, खान पान था। उन सभी चीज़ों के विषय में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं और उन सारे पक्ष को हम डिस्कस करेंगे जिनके विषय में आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये जो काल है उत्तर वैदिक काल है, इसके अंदर जो धर्म की कड़ी, जो दर्शन की कड़ी, जो नीति की कड़ी और जो आचार विचार की कड़ी ऋग्वैदिक काल में शुरू हुई थी, वो यहाँ पर आकर के जो है निश्चित और बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, सुस्पष्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपको धर्म का एक संपूर्ण रूप देखने को मिलता है, जैसा इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें नहीं था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आकर के आपको एक प्रकार से पुस्तकें मिलनी स्टार्ट हो गई। पुस्तक जैसे ऋग्वेद, जो 4 हमारे वेद हैं वो आ गए थे, और उसी के साथ साथ ब्राह्मण है, आरण्यक है, ये सारी चीजें आ गई थी। और एक प्रकार से बिल्कुल विस्तृत रूपरेखा, यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, कर्मकांड कौन से होंगे, विचारधारा कौन सी होगी, मंत्र कौन से होंगे, देवता कौन से होंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाती है। उसी काल को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते भी हैं दोस्तों। अब हम देखें कि इस काल के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हुआ करते थे, यानी उत्तर वैदिक काल के विषय में हमें जानकारी जो है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए, ऋग्वेद तो अपने ऋग्वैदिक काल के बारे में बताता है, लेकिन उसके बाद के जो तीनों वेद हैं, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है और आरण्यक है, ये मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा भी है दोस्तों, लेकिन हम ये बात करें कि ये मुख्य जो है ग्रंथ हैं, मुख्य स्रोत है जहां से हमें उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी प्रकार की जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। अब यहाँ एक चीज समझ लेते हैं कि लोहा जो था ना, ये थोड़ा सा एक प्रकार से विभाजन का काल अपने मानते हैं। तो लोह प्रौद्योगिकी की जो शुरुआत है वो इसी काल में प्रारंभ हो चुकी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत किस काल में हुई थी दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल आपका आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुई लौह प्रौद्योगिकी की, तांबा प्रौद्योगिकी की, इस्पात की, या किसी भी प्रकार से और वो घुमा फिरा करके पूछे, उसके ऑप्शन के अंदर लौह प्रौद्योगिकी हो, तो फिर लौह प्रौद्योगिकी की जो शुरुआत है वो हमारे उत्तर वैदिक काल में ही होती है।
इसके बाद में दोस्तों इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित दूसर मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं दोस्तों। और थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि इनसे संबंधित चीज़ें हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखी थी दोस्तों। उत्तर वैदिक जो काल है उसकी संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश हुआ करता था। यानी उत्तर वैदिक काल कहाँ था या हम कहें उसका केंद्र कौन सा था उत्तर वैदिक संस्कृति का, तो वो मध्य देश हुआ करता था। और मध्य देश कौन सा था? सरस्वती नदी से लेकर के गंगा दोआब तक उत्तरी भारत में हुआ करता था। ये सरस्वती नदी से लेकर के गंगा दोआब तक का जो क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है, जिसे हम मध्य देश के नाम से जानेंगे। अब हम थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में जानकारी ले लेते हैं, जैसा कि हमें वेदों से जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखें शतपथ ब्राह्मण से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की एक कथा है, उसके अंदर उससे हमें उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। यानी जो गंडक नदी है उसके पूर्व की ओर इसका प्रसार था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण में जो विदेह माधव की कथा है वहां से हमें इसके जो भौगोलिक स्थिति है उसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब जो था पहले, वहां से बढ़कर के कुरुक्षेत्र में कौन सा? दिल्ली, गंगा, यमुना, दोआब का जो उत्तरी भाग है। अब जब भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ें, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें, आप चाहे वैदिक सभ्यता पढ़ें, तो उस समय दोस्तों ये आपको दिमाग में रखना है। आज के नक्शे को ध्यान में मत रखिएगा, वहां की लोकेशन वगैरह देखते हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार का भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये सारे अपने आप में कंट्री हुआ करते थे, सारे अपने आप में एक स्टेट हुआ करते थे। तो ये जो आर्यों का केंद्र पहले पंजाब था, तो पंजाब से बढ़कर के ये कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली हरियाणा वाला जो एरिया है वहां तक ये आगे बढ़ता हुआ आ चुका था। पिछली क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल के अंदर पंचजनों के विषय में बात की थी दोस्तों। तो उन पंचजनों का क्या हो गया? लोप हो गया। पूर्व के अंदर कौशल, काशी, विदेह और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इस संस्कृति का यानी कौन सी? उत्तर वैदिक संस्कृति का विस्तार हो जाता है। तो देख लो कहाँ तक आ गया, कौशल, काशी, विदेह यहाँ तक, और दक्षिण में आप जाएं तो विंध्याचल जो पर्वत है वहां तक इस संस्कृति का विस्तार हो चुका था। अब इस समय जो छोटे छोटे जन, ऋग्वेद काल में हमने ये देखा था कि जन बनने शुरू हो चुके थे। तो इस काल में वो जो छोटे छोटे जन थे वो मिलकर के बड़े जन बनने शुरू हो गए, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, और जन जो थे, जो राजनीतिक एरिया था, राजनीतिक इकाई थी, उसका आकार बढ़ने लगा और वो बड़े जनों के रूप में अस्तित्व में आनी शुरू हो गई थी। पुरु और भरत जन ये दो थे, मिलकर कुरु, क्रीवी और तुर्वस मिलकर पांचाल कहलाए। ये पांचों मिलकर के क्या कहलाते हैं दोस्तों? पांचाल कहलाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था को एक नया रूप प्रदान करते हैं। और उस समय जो व्यवस्था चलती है वो कौन सी हो गई? राजतंत्रात्मक होने शुरू हो जाती है, और ये एक पांचाल देश बन गया इन पांचों को मिला करके, है ना। और एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है इन पांचों को मिलकर के पांचाल कहलाने के बाद में प्रारंभ होती है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण के अंदर कुरु और पांचाल सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया, वहां भी हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये भौगोलिक स्थिति थी, और बहुत ज्यादा यहाँ से आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर भी मैंने जो जरूरी बातें थी आपके लिए जाननी आवश्यक थी वो सारी आपको बता दी। इतना याद कर लेंगे तो भी आपका काम अच्छे से चल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था की, यानी उस समय की राजनीतिक इकाइयां कौन सी हुआ करती थी, कौन से पदाधिकारी हुआ करते थे, और किस प्रकार से उस समय शासन चलता था, वो सारा कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिएगा, ऋग्वेद काल में कबीलाई संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी दोस्तों? कबीलाई संस्कृति थी। अब वो जो कबीले का शासक हुआ करता था वो प्रदेश का राजा बन जाता है। क्या बन गया? वही कबीले का जो शासक था वो अब राजा बन जाता है, और शासक का जो पद पहले आनुवंशिक नहीं था वो अब आनुवंशिक हो गया। यहाँ सबसे जरूरी ये बात
याद रखनी है कि राजा का जो पद है ऋग्वेद काल में आनुवंशिक नहीं था। आनुवंशिक मतलब बाप राजा तो उसका बेटा राजा फिर उसका बेटा राजा, ये उत्तराधिकार का नियम लागू होता है। तो उस समय ऋग्वेद काल में तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है आपका उत्तर वैदिक काल में शासक का जो पद है वो आनुवंशिक हो गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम जो है वो भी लागू हो जाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में विवरण। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता और किस काल के अंदर जो शासक है वो आनुवंशिक और उत्तराधिकारी का नियम उसमें लागू हो गया, तो वो उत्तर वैदिक काल है। दूसरा आपसे पूछे कि राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अब यहाँ पर एक और अलग चीज आ गई कि यहाँ पर जो उपाधियां, जैसे महाराजा धीराज अपने कुंभा की उपाधियां पढ़ते हैं, तो उस तरह की जो उपाधियां हैं वो राजा की बड़ी बड़ी उपाधियां इस समय आनी शुरू हो गई थी। उनमें कुछ एक उदाहरण जैसे कि एकराट है, राजा अधिराज है, सम्राट है। तो इस प्रकार की जो उपाधियां हैं दोस्तों, राजा को मिलने वाली जो उपाधियां हैं वो इस समय आनी शुरू हो गई थी। यानी काफी कुछ आज का जो समय है, राजा का जो समय हुआ करता था राजतंत्र के अंदर, वो चीजें आपको यही इसी काल में देखने को मिल जाएगी। अब राजा जो था वो राजसूय यज्ञ करना शुरू कर दिया, उसने वाजपेयी यज्ञ शुरू करने दिया। ये यज्ञ क्या होते हैं इनके विषय में अपने आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ आप इतना समझ लीजिएगा, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, ये राजाओं के यज्ञ होते थे। इनको करके वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और राजा का देवीय शक्ति, देवता स्वरूप, एक प्रकार से दिव्य शक्ति का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर लागू हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन यज्ञों का संबंध राजा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन करने से लिया जाता है? यह राजा का जो देवीय सिद्धांत है वो किस काल में लागू हो गया? अगर आपसे पूछा जाए राजा का जो देवीय सिद्धांत है किस काल में लागू हो गया, तो डेफिनेट हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। दूसरा जो हमने कहा था, कौन से यज्ञों का जो उपयोग है वो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था, तो राजसूय यज्ञ हो गया और वाजपेयी यज्ञ हो गया दोस्तों। ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इस काल में जो शासक थे वो ज्ञानशील और दार्शनिक हुए। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई भी राजा बन जाएगा और वो कुछ भी कर देगा। कुछ समझदार राजा भी हुए, कुछ ज्ञानशील और कुछ दार्शनिक राजा भी हुए, जिनमें से हम विदेह का जनक ले सकते हैं, पांचाल का प्रवाहन जाबली ले सकते हैं, अरुणी और श्वेत केतु। ये जो नाम है ऐसे शासकों के नाम हैं जो ज्ञानशील रहे, दार्शनिक रहे, यानी राजा का जो पद है वो भी स्पष्ट होने लग गया, वंशानुगत होने लग गया, आनुवंशिक हो गया, उत्तराधिकार का नियम लागू हो गया। तो देखो क्या क्या यहाँ पर चेंज हुआ, इस चीज को पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ऋग्वेद काल के अंदर जो कबीले हुआ करते थे, कबीले का जो शासक हुआ करता था, जो काली युद्ध का देवता हुआ करता था, वो अब क्या बन गया? वो प्रदेश का राजा बनना शुरू हो गया। और राजा भी कैसा? राजा का बेटा राजा बनता है। तो ये नियम भी कब लागू हो गया? इसी काल में लागू हो गया। इसकी जानकारी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होती है। और जब उत्तराधिकार का नियम लागू हो गया, राजा का पद काफी बढ़ गया, तो उसने अपनी उपाधियां लेनी भी शुरू कर दी, जिसमें एकराट है, राजा धीराज है, सम्राट है। इस प्रकार की जो उपाधियां हमें बाद में भी देखने को मिलती हैं, तो उनका जो प्रस्फुटन है वो इस काल में हो चुका था। अब यज्ञ जो थे राजा के लिए, जो स्पेशल यज्ञ हुआ करते थे जिनसे वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता था, वो भी इसी काल में आने शुरू हो गए। और राजा का जो देवीय सिद्धांत है वो भी इसी समय में लागू हो जाता है। इस समय बहुत सारे ज्ञानशील और दार्शनिक शासक भी हुए, जिनमें हम विदेह का जनक लेते हैं, पांचाल का प्रवाहन जाबली लेते हैं, अरुणी लेते हैं और श्वेत केतु लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, तो फिर राजा क्या उस समय निरंकुश होने लग गया था? अब हमने ये कहा भी राजा जन्मजात होने लग गया, उसको बहुत सारे अधिकार मिल गए, शक्तियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया उसने, तो क्या राजा फिर निरंकुश हो गया? और उस पे कोई निरंकुश लगाने वाला था या नहीं था? तो बिल्कुल था। राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं हुआ करती थी, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की है। वही सभा और समिति हैं जो राजा की निरंकुशता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते थे, उस पर नियंत्रण लगाने का काम करती थी। इसीलिए
अथर्ववेद के अंदर इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है। तो सभा और समिति जो है उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जो कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य किया करती थी। एक प्रकार से हम लोकसभा, राज्यसभा या संसद उसको कह सकते हैं, जो शासन पर अंकुश लगाने का कार्य किया करती है। अब देखिए यहाँ सभा और समिति के विषय में भी थोड़ी सी डिस्कस और कर लेते हैं। सभा जो है, अब ये सभा क्या था, उस समय का उच्च सदन, राज्यसभा कह सकते हैं अपने, उस समय का उच्च सदन होता था जिसमें ब्राह्मण लोग और कुलीन रहा करते थे। ब्राह्मण सामान्यतः हम कहते हैं जो यज्ञों का आह्वान किया करते थे, जो पढ़ाने का कार्य करते थे, जो वेदों को पढ़ते थे दोस्तों। तो सभा जो है ब्राह्मणों यानी उच्च वर्ग का ही सदन था, इसलिए हम उसे उच्च सदन भी कहते हैं। समिति जो हुआ करती थी उसमें जन सामान्य के लोग रहते थे, यानी एक प्रकार की लोकसभा होगी। ये देख लो दोस्तों, उसी समय से हमें ये चीजें देखने को मिल रही है। यानी उच्च सदन में तो जो शासक लोग या बड़े लोग थे वो हुआ करते थे, समिति जो थी वो जन सामान्य की एक संस्था हुआ करती थी, और ये निम्न सदन हुआ करता था। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गोपथ ब्राह्मण जो है उसमें राजाओं के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे उनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये कुछ एक यज्ञ हैं जो राजाओं के द्वारा किए जाते थे दोस्तों, जिसमें से राजसूय यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है और अश्वमेध यज्ञ है दोस्तों, जिनके द्वारा करके फिर वो अपनी उपाधियां भी धारण किया करता था दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब राजा क्या अपने आप कुछ करता था? नहीं, एक राजा होता था और एक उसकी क्या हुआ करती थी, एक हुआ करती थी मंत्री परिषद। राजा जो है वो मंत्री परिषद के सहयोग से शासन कार्य किया करता था। जैसे आज के समय में राजा यानी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में उच्चाधिकारियों को रत्नी कहा गया है। अब आपसे पूछा जाए ये रत्नी क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा आते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि रत्नी का उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहली बात तो रत्नी का उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। दूसरा कि रत्नी होते क्या हैं, रत्नी उच्चाधिकारी होते हैं। और इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है, इस बात का उल्लेख हमें यजुर्वेद में पढ़ने को मिलता है। तो यजुर्वेद में हमें रत्नियों के विषय में जानकारी मिलती है। और रत्नी कौन हुआ करते थे? रत्नी हुआ करते थे उस समय के उच्चाधिकारी, जिन्हें हम रत्नी के नाम से जानते हैं। रत्नियों में राजा के संबंधी हो सकते। अब ये रत्नी कौन हो सकते थे, यानी उस समय के जो भी हमने कहा उच्चाधिकारी, जैसे आज आईएएस, आरएएस या फिर पटवारी, ग्राम सेवक ये लगते हैं, तो इसी प्रकार से उस समय भी कुछ उत्तराधिकारी हुआ करते थे जो राजा का सहयोग करते थे, जिन्हें हम रत्नी कहा करते थे। अब ये रत्नी बनते कौन थे? तो इसमें राजा के संबंधी भी देखो खुद ही बनाएगा। मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण जो हैं वो इन रत्नियों में शामिल हुआ करते थे। और इन रत्नियों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो 18 रत्नी हुआ करते थे दोस्तों। फिर दोहरा रहा हूं, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे ये पूछा जाए भी रत्नी कौन है, तो रत्नी है उच्चाधिकारी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। रत्नियों की संख्या कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है। रत्नी होते कौन थे? राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष, दरबारी गण जो है वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। एक स्थपति नाम का आता है अधिकारी, जो सीमांत प्रदेश का प्रशासक या न्यायाधिपति हुआ करता था। शतीपति कौन हुआ करता था? 100 ग्राम समूहों का एक अधिकारी होता था, जिसे हम शतीपति के नाम से जानते हैं। शत से ही याद रख लीजिएगा, शत माने 100 गांवों का एक समूह। कर क्या हुआ करता था? टैक्स। कर यानी कि टैक्स की बात कर रहे हैं अपने। ये एक स्वैच्छिक कर था। स्वैच्छिक कर का मतलब इनकम टैक्स की तरह नहीं है कि आप चाहें तो भरें या न भरें। इनकम टैक्स अनिवार्य टैक्स है, देना होता है। लेकिन कर उस समय जो बलि था, उस समय जो टैक्स हुआ करता था, इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स बोले तो बलि एक टैक्स हुआ करता था। और वो टैक्स कैसा था? स्वैच्छिक था। आपकी मर्जी पे आप देना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं चाहते तो मत दीजिएगा दोस्तों। लेकिन ऋग्वेद काल के बाद में ये उत्तर वैदिक काल जब आता है तो ये अनिवार्य बन गया।
तो ये पहले तो कौन सा था, स्वैच्छिक था, और बाद में ये कैसा बन गया दोस्तों, बाद में ये अनिवार्य बन गया। ये चीज याद रखना कि बलि जो स्वैच्छिक कर हुआ करता था वो उत्तर वैदिक काल में आकर के अनिवार्य टैक्स हो गया। लेकिन कर जो था वो किसको देना होता था, तो कर जो था वो कृषकों, व्यापारियों, कलाकारों, शिल्पियों पर नियमित था। लेकिन जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय वर्ग है उन्हें टैक्स नहीं देना होता था, उनके ऊपर टैक्स का नियम लागू नहीं था। किसान है, व्यापारी हैं, कलाकार हैं, शिल्पी हैं, उन पर टैक्स ये लागू हुआ करता था। अब हम कहें राजा के पास में स्थायी सेना थी तो नहीं थी दोस्तों। तो राजा के पास में कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी जो केवल लड़ने का काम करे। जब लड़ाई की बात आती थी तो अपने संबंधियों और जो राज्य के जो लोग थे उन्हें पर आश्रित था और उन्हें ही लड़ने के लिए बुला लिया करता था, वही सेना हुआ करती थी। कोई फिक्स सेना नहीं थी जिनको सैलरी मिलती थी, इस प्रकार का कार्य उस समय नहीं हुआ करता था। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन के विषय में। उस समय का समाज कैसा हुआ करता था, क्या होता था। परिवार की बात करें, परिवार इकाई थी और उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जैसा हमने ऋग्वेद में भी देखा था, परिवार का मुखिया पिता ही हुआ करता था, क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। परिवार के मुखिया को हम क्या कहते थे, गृहपति के नाम से जानते थे। सिंपल सी बात है। पूर्वज जो हमारे हैं, पितर जिसको कहा करते हैं, तो उनकी पूजा का भी विधान उस समय हुआ करता था। यहाँ जो चेंज हुआ ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा, जब हम उत्तर वैदिक की तरफ आते हैं, उत्तर वैदिक की तरफ आते हैं तो महिला का जो सम्मान है उसमें गिरावट आती है दोस्तों। यानी ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों के सम्मान में कमी आ गई। एक यहाँ से आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऋग्वेद काल से आते आते उत्तर वैदिक काल में भी काफी परिवर्तन हो गए थे। पूरा वैदिक पीरियड आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। जो समाज बहुत अच्छा था, संगठित था, स्तरीकरण नहीं था, वो जाकर के वंशानुगत जाति प्रथा वगैरह नहीं थी, तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते वो सारी बुराइयां हमें यहाँ पर देखने को मिलनी शुरू हो गई। तो इस काल के अंदर ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा स्त्रियों का सम्मान जो है वो कम हो गया। पुत्रियों का उपनयन संस्कार जो ऋग्वेद काल में हुआ करता था वो अब नहीं होता था, कमी आ गई थी उसमें। पुत्री का उपनयन संस्कार को बंद ही कर दिया गया, एक प्रकार से हम इसको बंद ही मान देते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शिक्षा के अंदर भी कमी आनी शुरू हो गई, स्त्रियों की शिक्षा भी कम होनी शुरू हो गई। मैत्रायणी संहिता जो है, यहाँ तक कि उसमें सुरा और पासा के समान ही बताया गया, यानी एक प्रकार से उसका एक बुरा रूप प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। जैसे मदिरा पीना बुरी बात है, उसी प्रकार से उसके जीवन में एक बुराई के रूप में देखने को यहाँ पे मिलता है दोस्तों। स्त्री का जो सम्मान है वो इस तरह का हो गया था। यहाँ तक कि स्त्रियां जो सभा में पहले भाग लिया करती थी उनके ऊपर भी उसका प्रतिबंध लगा दिया गया। स्त्रियों का संपत्ति में पहले ऋग्वेद काल में अधिकार हुआ करता था, अब संपत्ति का जो अधिकार है उससे वंचित हो गई, तो स्त्रियों का संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था। बहुपत्नी प्रथा लागू हो गई, उसमें एक पत्नी प्रथा थी दोस्तों। कभी कभी हमने उसको बहुपत्नी प्रथा के रूप में देखा था, लेकिन ऋग्वेद काल में वो यहाँ पर ऋग्वेद काल से आते आते बहुपत्नी प्रथा जो है वो सामान्य हो गई। नियोग प्रथा का प्रचलन भी इस समय था। गोत्र प्रथा, जो अभी अपने अलग अलग व्यक्ति के गोत्र देखते हैं, तो इस गोत्र प्रथा की शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में होती है दोस्तों। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे कंसेप्ट है इसमें। उत्तर वैदिक काल के अंदर शुरुआत हुई गोत्र प्रथा की, या फिर आपसे पूछा जाए कि गोत्र प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, तो वो उत्तर वैदिक काल के अंदर गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है। इस समय विवाह के दो प्रकार आपको सप्रवर और सपिंड विवाह की प्रथा भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। अंतर जातीय विवाह उस समय होते थे जिसके अंदर अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी। अनुलोम विवाह कौन सा हुआ करता था दोस्तों, जिसमें पुरुष जो है वो उच्च वर्ण का होता था और स्त्री जो है वो निम्न वर्ण की हुआ करती थी। ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, यानी उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की स्त्री है। जैसे हम अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा को देखते हैं। अगस्त्य ऋषि ब्राह्मण वर्ग का था और लोपामुद्रा जो है वो क्षत्रिय की थी दोस्तों। तो वर्ण में ये इसकी अपेक्षा तो ये निम्न वर्ण है दोस्तों। इसलिए मैत्रायणी जो संहिता है उसमें बहुविवाह का आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा। मनु की 10 पत्नियां थी, ऐसा उल्लेख हमें यहाँ से देखने को मिलता है।
तो बहुपत्नी या बहुविवाह की जो प्रथा है वो कब से प्रारंभ अपने मान सकते हैं, वो उत्तर वैदिक काल से मान सकते हैं। बाल विवाह होते थे तो बाल विवाह उस समय नहीं हुआ करते थे, लेकिन विधवा विवाह का प्रचलन था। तो ये अच्छा भी कह सकते हैं विधवा विवाह, लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे, यानी ये सामाजिक कुरीतियां उस समय नहीं थी। लोग क्या खाते थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। कुछ एक उदाहरण है यहाँ पर, जैसे अपूय है, आटे से बने हुए ये मालपुए हुआ करते थे। क्षीरोदन, दूध से बनी खीर होती थी। तिलोदन, नाम से स्पष्ट ना, तिल से बने हुए पकवान होते थे। क्षीर को वैसे तो खीर कहते हैं ना, तो दूध से बनी खीर है, यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ऋग्वेदिक सोम, जो सोम था, सोमरस था, उसके स्थान पर पूतिका और अर्जुनानी जैसे पेय पदार्थों का प्रचलन बढ़ गया था। ये अलग आ गए दोस्तों, सोमरस के साथ साथ में और विकल्प भी आने शुरू हो गए। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई, ये चीज आपको याद रखनी है। वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। द्विज जो थे वो 3 वर्णों को माना जाता था, ब्राह्मण, उच्च वर्ग, क्षत्रिय और वैश्य। इनके बीच में जो एक विभाजन की रेखा है, शूद्र को अलग किया गया, तो ये जो विभाजन की रेखा है ये आपको इसी काल में देखने को मिलती है। हालांकि अभी तक जो वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा हम नहीं कह सकते कि जन्म पर आधारित ही थी, क्योंकि जैसा कार्य करता था, जो ब्राह्मण का कार्य करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो युद्ध लड़ता था वो क्षत्रिय कहलाता था। पूरी तरह से जन्म पर तो नहीं थे, लेकिन ऊंच नीच की जो भावना है, एक विभाजन की जो रेखा है, वो यहाँ पर इस काल में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जन्म पर आधारित थी ऐसा तो अपने नहीं कह सकते थे। और अछूत का जो भाव है, अस्पृश्यता की जो भावना है, वो इस समय तक नहीं थी। अलग तो हो गया था दोस्तों, लेकिन अस्पृश्य नहीं था, यानी जैसा अपने को बाद के समय में देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है अस्पृश्यता। और इतनी ज्यादा रही, देखो भारत आजाद होने के बाद में हमें मूल अधिकार के अंदर इसके ऊपर कानून बनाना पड़ा। तो देख सकते हैं विडंबना कब से शुरू हुई और अभी तक चलती हुई आ रही है। शूद्र उपनयन संस्कार से वंचित थे, महिलाओं के समान ही इनको जो है वंचित कर दिया गया, उपनयन संस्कार ये नहीं कर सकते थे। आश्रम व्यवस्था ठीक ढंग से स्थापित नहीं हो पाई थी, जैसा बाद के समय में देखने को मिलता है। जीवन को 3 भागों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। यहाँ पर देखिएगा संन्यास आश्रम जो है वो आउट है। इसके बाद का जो जाबालोपनिषद है उसके अंदर आपको 4 आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलता है। 16 संस्कार की जानकारी प्राप्त होती है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार थे। इनको डिटेल में मैं आपको एक अलग क्लास के रूप में बताऊंगा। एक भी यहाँ पर इनके नाम याद रखने आपको आवश्यक है। 5 महायज्ञ हुआ करते थे, ब्रह्म यज्ञ या फिर ऋषि यज्ञ। ये क्या होता था, प्राचीन ऋषियों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते थे इसके द्वारा। देव यज्ञ, ये कौन सा था, हवन के द्वारा देवताओं की पूजा करना। पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण करना। नर यज्ञ यानी कि अतिथियों का सत्कार। भूत यज्ञ यानी समस्त जीवों के प्रति जो है वो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये 5 महायज्ञ हुआ करते थे। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के विषय में। तो देखिएगा कृषि जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय हो गया। पीछे हमने ये देखा था कि पशुपालन था और कृषि सेकेंडरी था, लेकिन यहाँ पर आते आते मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि हो जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इन सभी का जो उल्लेख है वो हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिल जाता है। कृषि में हल जो खेती के काम आता है तो उसका उपयोग किया जाता था, और हल की जो फाल है वो लोहे की हुआ करती थी। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पर्थवेन्य जो था उसने हल और कृषि को जन्म दिया। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना बन जाता है कि अथर्ववेद में जो है वो पर्थवेन्य जो था उसको हल और कृषि का जन्मदाता बताया गया। एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था, तो कृषि के रूप में देख सकते हैं हम विशिष्ट है, और वहां पर आपको दोनों ही मिल रहे हैं। काठक संहिता जो है यहाँ पर 24 बैलों के द्वारा हल को खींचने का उल्लेख हमें मिलता है। इस काल की मुख्य फसलों की बात करें, धान है, गेहूं है। जो ऋग्वेद काल में
जौ या फिर यव हुआ करती थी, वहाँ से बढ़ करके धान और गेहूं की फसलें इस समय देखने को मिलती हैं। जौ है, चावल है, मूंग, उड़द, तिल, शाक सब्जियाँ, इनका जो उल्लेख है वो वाजसनेयी संहिता में मिलता है। वाजसनेयी संहिता के विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। अथर्ववेद में खेती में पशुओं को खाद देने के लिए उपयोगी बताया गया है। ये कोई विशेष बातें तो नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर, ये पढ़ते जरूर है, लेकिन इनसे क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के पशु ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, तो आपको लगभग सारे मिल जाएंगे ना, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होती है इसमें। गाय को पवित्र और अघन्य माना ही जाता था। शतपथ ब्राह्मण में गाय और बैल को पृथ्वी को धारण करने वाला बताया गया है। बड़े बैल को महोक्ष कहा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। महोक्ष किसे कहते हैं? तो बड़ा जो बैल हुआ करता था उसे महोक्ष कहा जाता था। हाथी को पालने के संकेत भी आपको मिल जाएंगे। मुद्रा का प्रचलन आरंभ हो गया था, लेकिन स्थायी नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा जो है वो कब प्रारंभ हुई, तो उत्तर वैदिक काल में है, लेकिन वो इतनी स्थायी व्यवस्था तो नहीं थी। अभी वस्तु विनिमय ही ज्यादा आपको देखने को मिलता था। मुद्रा की बात करें तो इस समय निष्क है, शतमान है, पाद है, कृष्ण है, ये प्रमुख मुद्राएं हुआ करती थी। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए निष्क क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निष्क क्या है, शतमान क्या है, पाद क्या है, कृष्ण क्या है, ये सारी मुद्राएं होती थी, विनिमय का माध्यम हुआ करती थी। और शतमान को हम सामान्यतः ये मानते हैं कि ये चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, शतमान। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए यानी लोन के लिए कुसिद शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, और ब्याज पर जो धन देने वाला है उसे कुसिदन कहा गया है। कुसिद कौन होता था? कुसिद था लोन, और कुसिदन कौन हो गया? जो लोन देता है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख हमें मिलता है। पश्चिमी और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के संकेत भी हमें प्राप्त होते हैं। बाट जो अपने माप तोल के कहते हैं, बाट में रत्ती, सोना लेने जाओगे तब आपको रत्ती का महत्व पता चलता है, अन्यथा रत्ती को तो हम कुछ भी मानते नहीं हैं, लेकिन रत्ती जब आप गोल्ड लेने जाओगे तो फिर पॉइंटों में आती है ना। साहित्य में से तुला बीज भी कहा गया है। रत्ती का जो है इस समय महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तैत्तिरीय संहिता जो है उसमें उद्योगों की एक लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे रथकार है, स्वर्णकार है, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार, जुलाहा, लोहार, वैद्य, ज्योतिषी, नाई, गायक, नर्तक, सूद, यानी सभी प्रकार की जो चीजें थी वो यहाँ पर शुरू हो चुके थे। सभी प्रकार के व्यापार उस समय हुआ करते थे। लोहे का प्रयोग होने लगा था, और यही एक विभाजक रेखा भी हमने स्वीकार की थी दोनों कालों के बीच में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अंतरंजी खेड़ा और गंधार में पुरातत्व सामग्री से हमें लोहे के पिंड देखने को मिलते हैं। इस काल में कपड़े सिलाई कटाई का प्रचलन जो है आरंभ हो चुका था, सिलना शुरू कर दिया था, यानी बहुत ज़्यादा प्रगति हो चुकी थी। लगभग आज का जीवन आप देख सकते हैं। अथर्ववेद में सन का उल्लेख हमें मिलता है, और सन क्षोम के कपड़ों का वर्णन भी प्राप्त होता है। फिर अगले दौर में हम बात कर लेते हैं धार्मिक जीवन के विषय में, यानी धर्म उस समय कैसा था, क्या रूप था। बहुदेववाद हुआ करता था, ये याद रखने। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आरएस जैसी परीक्षाओं में पूछ लेता है वो कि इसके बारे में, या फिर उत्तर वैदिक काल में कौन सा कथन सत्य है या असत्य। तो बहुदेववादी परंपरा का उद्भव हो चुका था। इंद्र जो मुख्य देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, यहाँ पर विष्णु, रुद्र, प्रजापति भी आ गए थे। यज्ञ विधान जो था और अधिक विस्तृत हो गया, जटिल भी हो गया। बड़े अच्छे से उसको विधि विधान से शुरू कर दिया गया, और जितना नियम आता है उतनी भी जटिलता भी आती है उन चीजों में। लेकिन यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जानी शुरू हो गई। पशु बलि यहाँ हमें देखने को मिलती है। समाज में अंधविश्वासों का प्रचलन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अथर्ववेद में हमें भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सभी का उल्लेख मिलता है, यानी ये समय हुआ करते थे। इस काल में धर्म और दर्शन का अगर उल्लेखनीय वर्णन आपको मिलेगा तो उपनिषदों में देखने को मिल जाएगा। इसमें अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद को माना गया है, यानी संसार और ईश्वर, इनको एक, आत्मा और ईश्वर को एक माना गया है दोस्तों। तो ये एकेश्वरवाद आपको, यानी एक ही ईश्वर है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उस समय के कुछ अधिकारियों की, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सेनानी हुआ करता था सेनापति, सूत हुआ करता था राजा का सारथी, ग्रामणी गांव का मुखिया होता था, भागदूत जो है वो संग्रहिता हुआ करता था।
सॉरी संग्रहिता, ये गलत आ गया यहाँ पर, काट दीजिएगा इसको। अक्षावाप के खेल में राजा का सहयोगी हुआ करता था। अक्षावाप कौन था? पासे के खेल में राजा का सहयोगी हुआ करता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष होता था। संग्रह से ही ये यहाँ पर लिखा था हमने, संग्रहिता यानी संग्रह करने का कार्य, नाम से ही आप इसको जोड़ के याद रख सकते हैं। क्षता जो है वो प्रतिहारी हुआ करता था। गोविकर्तन जो है वो जंगल विभाग का प्रधान हुआ करता था। पालागल जो है वो विदूषक हुआ करता था, जिसको अपने मजाकिया कह सकते हैं जी, मत याद करना इनको। महिषी मुख्य रानी हुआ करती थी। पुरोहित जो है वो धार्मिक कृत्य करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। युवराज हम राजकुमार को कहते थे, राजा का बेटा युवराज है ना, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। यज्ञ, प्रमुख यज्ञों की बात कर लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कौन सा होता था? राजा की साम्राज्य सीमा में वृद्धि के लिए किया जाता था। घोड़ा छोड़ दिया जाता था और ये माना जाता था घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक उसका शासन होता था, उसको कोई रोकता नहीं था। जो रोक लेता था फिर उसके साथ में युद्ध हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं राजसूय यज्ञ की। ये राजा के राज्याभिषेक से संबंधित हुआ करता था। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ उस समय की जाती थी। अग्निष्टोम यज्ञ जो है पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसे जाना जाता था। सोत्रामणि यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। पुरुष मेध राजनीतिक वर्चस्व के लिए इस समय एक स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि दे दी जाती थी। दोस्तों देख सकते हैं आप। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर, जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला अंतर याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी और कृषि प्रधान थी, वहीं सिंधु सभ्यता नगरीय थी और व्यापार प्रधान हुआ करती थी। वैदिक सभ्यता में युद्धों का महत्व है, लेकिन सिंधु सभ्यता में हमने ये देखा था कि शांति प्रिय लोग हुआ करते थे। वहां पर हमें हथियारों की ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ तो युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों लिंग पूजा का वैदिक सभ्यता में विरोध है, लेकिन सिंधु सभ्यता में तो इसका विशेष महत्व हुआ करता था। प्रमुख पशु जो वैदिक सभ्यता का गाय है, लेकिन सिंधु सभ्यता का कुबड़दार बैल है। गाय यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, विनिमय का माध्यम भी गाय ही हुआ करती थी। घोड़े का महत्व वैदिक सभ्यता में आपको विशेषता मिलेगा, लेकिन इसलिए अश्वमेध यज्ञ भी देखिएगा वो घोड़े के महत्व को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता के अंदर आपको घोड़े का विशेष महत्व देखने को नहीं मिलेगा। वैदिक सभ्यता को लोहे का ज्ञान था, लेकिन सिंधु सभ्यता को अभाव था, इसीलिए ये प्रश्न आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। वैदिक सभ्यता यज्ञ के उल्लेख हमें मिलते हैं, यानी वेद बराबर देखिए यज्ञ ही होते थे, यानी वैदिक सभ्यता का मतलब ही यज्ञ करते हैं। तो आप ये कभी वैदिक सभ्यता की कल्पना करोगे तो आपके दिमाग में ये आता है कि ऋषि मुनि हैं वो बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, है ना। सिंधु सभ्यता में यज्ञ के उल्लेख तो हमें मिलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ही कम उल्लेख देखने को मिलते हैं। वैदिक सभ्यता राजतंत्रात्मक थी, लेकिन सिंधु सभ्यता में इस प्रकार के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। वैदिक सभ्यता के जो घर थे वो घास और बांस से बने हुए थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के पक्की ईंटों से बने थे, यानी इस प्रकार से ये ज़्यादा समृद्ध अपने कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता में जो परिवार थे वो पितृसत्तात्मक थे, लेकिन सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक देखने को मिलते हैं। वैदिक सभ्यता में पुरुष प्रधान होने के कारण आपको देवता मिलते हैं, लेकिन मातृसत्तात्मक होने के कारण सिंधु सभ्यता में आपको देवियों की प्रधानता ज़्यादा देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉपिक। हमने वैदिक सभ्यता को पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप इसको देख लोगे तो अच्छे से याद रह जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको दिए ही जा रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, ऐप पर भी आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।